व्यूवर्स, प्रीवियस वीडियो में हम 166 तक कवर कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के सेक्शन कवर करेंगे। जो सेक्शन 166A है वो बताता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब कि जो भी भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए कोई जो सक्षम अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना। नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड if in the course of investigation into an offence and applicable in made by investigation officer or by officer superior in rank to the investigating officer, sir, evidence may be available in country or place outside India। मीन्स कि इस कोड के में जो भी वो भी बात है, किसी भी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में कोई भी सीनियर ऑफिसर मतलब कि रिक्वेस्ट करता है कि जो भी चीज़ इंडिया के बाहर किसी देश में या किसी प्लेस में है एविडेंस के रूप में है तो एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट इशू कर सकता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और टू ए कोर्ट एंड अथॉरिटी टू दैट कंट्री और प्लेस कंपिटेंट टू डील विद और सच रिक्वेस्ट एग्जामिनिंग ऑरल, और उसकी रिक्वेस्ट टू एग्जामिन किया जाएगा ऑरल एनी पर्सन सपोज टू बी एक्विटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस and to the record his statement made in the course of the examination, and also to require such person or any other person to produce any document or thing which may be in the possession pertaining to the core case and the forward all the evidence to take or collected of the authenticated copies thereof or the things so collected to the court issuing such letter। मीन्स मतलब कि कोई भी जो क्रिमिनल कोर्ट है वो रिक्वेस्ट उसकी रिक्वेस्ट भेजेगा लेटर के माध्यम से, तो उस कंट्री या स्थान से ऐसे कोर्ट के द्वारा अथॉरिटी से जो ऐसे लेटर और रिक्वेस्ट पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, तो ये हम रिक्वेस्ट कर सकेगा, अनुरोध करता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक औरली परीक्षा करे जिसके बारे में अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है। मतलब कि पता है ना कि उसको उस मैटर के बारे में, तो उसकी औरली एग्जामिन किया जाएगा जिसके बारे में अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों परिस्थिति अवगत है, और ऐसी परिस्थिति ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके कथन को अभिलिखित किया जाएगा और रिटन किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उस मामले में संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज़ को पेश करने की अपेक्षा करेगा कि भाई जिस चीज़ के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया था उसको पेश करने की इच्छा करेगा कि आप वो चीज़ जो आपके कब्जे में आप उसको पेश करें, और सभी एविडेंस या उसकी जो कॉपियाँ होंगी उसको एक उसमें डाल के संग्रहित करके साथ करके भेज देगा न्यायालय को। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2, द कोर्ट और रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। मतलब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ पे रूल बनाएगी उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। सबसेक्शन 3 बात करता है एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 166B की। जो सेक्शन 166B है वो बात करता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। मीन्स अब जो भारत से बाहर है कोई कंट्री, उसको किसी पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है भारत में, तो वो कैसे करेगा, ये प्रोसीजर। पहले तो 166A में हम भारत से आउटसाइड भेज रहे थे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अब वो यहाँ पे भेज रहे हैं, अब अदर कंट्री से भारत में आ रहा है 166B में। अपॉन रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट from a court or an authority in country or place outside India competent to issue such letter in that country or place for examination any person or whose production of any document or thing is relation to an offence under investigation in that country or place। The state government if thinks fit, अगर स्टेट गवर्नमेंट को सही लगता है तो
forward the same to CMM, Chief Metropolitan Magistrate, Chief Metropolitan Magistrate or Chief Judicial Magistrate or such Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate as he may appointed in this behalf, तो उनको अपॉइंट कर सकती है. Who shall thereupon summon the person, और सम्मन करेंगी पर्सन बिफोर, ताकि वो उनके सामने समक्ष हो, एंड रिकॉर्ड ही स्टेटमेंट, और उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, और कोज टू द डॉक्यूमेंट थिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, और सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन, सेंड किया जाएगा लेटर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए. और हु शैल देयरअपॉन इन्वेस्टिगेट इन द ऑफेंस इन द सेम मैनर एज इफ द ऑफेंस हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया. All the evidence taken or collected under subsection 1 or authenticated copies thereof the thing so collected shall be forwarded the magistrate. जो evidence वगैरह collect किए जाएंगे forward किए जाएंगे magistrate और police officer को, as the case may be, to the central government from transmission to the court or the authority issuing the letter of request in such manner as the central government may deem fit. उसके बाद मतलब कि जो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हिसाब से कहेगी उस हिसाब से उसको भेज दिया जाएगा इस चीज़ के बारे में, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में, जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल वगैरह बना रखे हैं उसके अनुसार ही चीज़ें होंगी. उसके बाद है 167 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन 24 आवर्स. मतलब तब क्या होगा, अगर जो प्रोसीजर है वैसे तो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं हो पाती इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में तो आगे का प्रोसेस. सब सेक्शन 1 बात करता है वैन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी. अगर किसी पर्सन को अरेस्ट और डिटेन करके रखा गया कस्टडी में, एंड इट अपीयर्स दैट इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, तो 24 घंटे के अंदर नहीं हुई है, फिक्स्ड बाय जो सेक्शन 57 में मैंशन है. एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजन द इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और ऑफ द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, जो ऑफिसर चार्ज है पुलिस स्टेशन का, और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इफ़ ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो जो उनकी रैंक होगी वो सब इंस्पेक्टर से नीचे की नहीं होगी. शैल फोर्थ भी ट्रांसमिट द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन डायरी हेयर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate. मीन्स कि भाई इस टाइम जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा, ठीक है, और उसको कॉपियाँ भेजी जाएगी, जिसको जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसको कॉपी भेजी जाएगी, कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी की हेयर आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग द केस, जो उस केस से रिलेटेड है, एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज्ड ऑफ मजिस्ट्रेट, और साथ ही जो एक्यूज होगा ना उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा, पेश किया जाएगा. सब सेक्शन 2 बात करता था मजिस्ट्रेट टू हुम एन एक्यूज पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन में. अगर एक्यूज पर्सन को फॉरवर्ड किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वेदर ही हैज़ और हैज़ नॉट जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस, अगर उनके पास जुरिडिक्शन नहीं है तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज इन द सच कस्टडी टू सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट फॉर अ term not exceeding 15 days in the whole, and if he is not jurisdiction to try the case or commit it for trial and consider further detention necessary, he may order the accused to forward to magistrate having jurisdiction. Means सबसेक्शन 2 बात करता है कि मजिस्ट्रेट के पास तो हमने भेज दिया, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट की मतलब मजिस्ट्रेट के पास तो भेज दिया जैसा मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, ठीक है, तो वो उसको 15 दिन के लिए डिटेन रख सकते हैं. उसके बाद अगर और उनका जुरिडिक्शन नहीं है, अगर मतलब कि मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो 15 दिन के लिए उसको डिटेन रख सकते हैं, और अगर उनका जुरिडिक्शन नहीं है तो वो उस मजिस्ट्रेट को कमिट कर देंगे केस, उस जिसके जुरिडिक्शन में वो मैटर आता है. उसके बाद है प्रोविज़ो बात करता था मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस. मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है वो ऑथोराइज कर सकते हैं डिटेंशन ऑफ द एक्यूज का डिटेंशन अदरवाइज दैन इन कस्टडी ऑफ पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज. मतलब कि उससे आगे के लिए बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज. इफ़ इज सेटिस्फाइड दैट
acute ground exit for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding 90 days, where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for term of not less than 10 years. मीन्स प्रोविजो बात करता है कि कोई भी जो मजिस्ट्रेट है ना वो अक्यूज व्यक्ति को पुलिस कस्टडी से अन्यथा डिटेन कर सकता है बियॉन्ड 15 दिन की अवधि के आगे के लिए भी, और उस दशा में अथॉरिटी कर सकता है कि जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए प्राप्त आधार है, सफिशिएंट उसके पास चीज़ें हैं, किंतु पर लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट एक्यूज व्यक्ति का इस के दिन अभिरक्षा में निरोध मतलब 15 दिन से आगे तो कर सकता है, लेकिन कब तक नहीं कर सकता, कुल मिलाकर 90 डेज से अधिक की अवधि के लिए नहीं कर सकता, मतलब कि हद से 90 दिन के लिए मजिस्ट्रेट रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जहाँ इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जो डेथ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, 10 ईयर से रिलेटेड है, 10 ईयर की पनिशमेंट की अवधि से डरने वहाँ पे जहाँ पे ऑफेंस मतलब कि डेथ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 ईयर तक का है ना, तो वहीं पे 90 डेज तक के लिए रख सकते हैं उसको, और मतलब कि कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए, और किसी और अन्य उसके लिए है ना, किसी और अन्य ऑफेंस के लिए है तो 60 डेज ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एनी अदर ऑफेंस एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज एज the case may be, accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under section provisions of chapter 33 of the purpose of this chapter। मतलब जो 90 डेज या 60 डेज की ये जो पीरियड है जब भी ख़त्म हो जाता है, तो जो भी हमारा क्या कहते हैं ऑफेंस एक्यूज्ड है, अगर वो बेल के लिए तैयार है तो दे, और या फिर वो दे दे तो उसे जमानत पर हम छोड़ सकते हैं, छोड़ दिया जाता है, और ये समझा जाएगा कि इस सब सेक्शन के अधीन बेल पर छोड़ा गया प्रत्येक हर एक पर्सन, कोई भी व्यक्ति चैप्टर 33 के प्रयोजनों के लिए इस अध्याय के बंदों के अधीन छोड़ा गया, चैप्टर 33 के अधीन छोड़ा गया। उसके बाद नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ accused in custody of the police under this section unless the accused is produced before him in person for first time and subsequently every time till the accused remain in the custody of police, but the magistrate may extend further detention in judicial custody or on production of accused either in person or through the medium or electric video linkage। मतलब कोई भी जो मैजिस्ट्रेट है इस सेक्शन के अंडर किसी भी एक्यूज्ड का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिटेंशन है जो वो तब तक उसको डिटेन नहीं करवाया जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार हर बार तब तक कि अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, मतलब कि तब तक उसको पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक उसको नहीं रखे जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार जब तक कि अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता, किंतु मजिस्ट्रेट है जो वो एक्यूज्ड के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक दृष्टि संपर्क माध्यम के न्यायिक रस्म विरोध को और बढ़ा सकेगा, मतलब कि वो आगे भी उसका डिटेंशन बढ़ा सकता है या तो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के थ्रू भी। उसके बाद नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन द बिहाफ ऑफ बाय द हाई कोर्ट एंड ऑथोराइज्ड डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। मतलब कोई भी जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है ना जो हाई कोर्ट द्वारा इस नियमित सेक्शन नहीं किया गया पुलिस की परीक्षा में ना करे, मतलब कि अगर कोई भी पावर में जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आता है इस केस में तो वो हाई कोर्ट के बिहाफ पे आएगा, लाइक उसको पावर देगी हाई कोर्ट, तब नहीं तो नहीं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in paragraph A, the accused shall be detained in custody as long as he does not furnish bail। मतलब कि अगर कोई भी डाउट्स है जिसके लिए ये बोला गया है कि जो भी पैरे 1 में जिस अवधि समाप्त हो जाने पर भी एक्यूज व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में डिटेन रखा जाएगा तब तक कि वो जमानत नहीं दे देता, जब तक उसको जमानत नहीं मिल जाती तब तक उसको रखा जाएगा।
एक्सप्लेनेशन सेकंड बात करता है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज, क्वेश्चन अगर उठता है कि वेदर एन एक्यूज पर्सन वर प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, अगर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, इज रिक्वायर्ड अंडर क्लोज बी, द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज person may be proved by the signature or the on the order authorizing detention or by the order certified by the magistrate and to produce of the accused person through the medium of electronic video linkage in the case may be। मीन्स अगर कहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है और अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो अभियुक्त व्यक्ति पेश किया जिससे जो उसको डिटेन किया गया है करने वाले उसको मतलब कि साइन होंगे मजिस्ट्रेट द्वारा अक्यूज व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक वीडियोग्राफ संपर्क के माध्यम से तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पेश वगैरह किया जा सकता है। उसके बाद जो प्रोविज़ो बात करता है दैट इन केस ऑफ वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर कोई वुमेन 18 ईयर्स के अंडर एज में द डिटेंशन शैल बी ऑथोराइज टू बी कस्टडी ऑफ रिमांड होम और रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अगर कोई 18 उम्र से 18 ईयर से कम आयु की मतलब कि कम एज की कोई भी वुमेन है तो उसकी कस्टडी रिमांड होम में होगी, रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2A, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के और द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या फिर इफ़ ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सस्पेक्टर, तो उनकी रैंक सस्पेक्टर से नीचे की नहीं होगी। मे वेयर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ट्रांसमिट टू नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो मामला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और हुम द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन में हैव बी कॉन्फर्ड ए कॉपी ऑफ एंट्री इन द डायरी hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to the executive magistrate, and thereupon such executive magistrate made for reason to be recorded in writing, तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द accused का पर्सन इन सच कस्टडी एज मे ही थिंक फिट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days in the aggregate, and on the expiry of period of detention shall authorize the accused person shall released on bail except where an order to further detention of the accused person has been made by magistrate competent to make order, and where an order for such further detention is made, the period during which the accused person was detained in custody and the orders made by executive magistrate under this subsection shall be taken this account in computing the period specified in paragraph A of provision of subsection 2। मीन्स कि सेक्शन 2A बात करता है कि सबसेक्शन 1, 2 में किसी भी बात में भी पुलिस स्टेशन में का कोई ऑफिसर इंचार्ज या इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई पुलिस ऑफिसर अपनी से मतलब कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो सब इंस्पेक्टर तक की उससे होगी, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी सब इंस्पेक्टर से नीचे के उससे नहीं होगी। और अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना मिल सकता तो उस टाइम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दी गई हैं, इसके पश्चात भी जो डायरी है उससे संबंधित जो भी कॉपियाँ हैं उसको भेजेगा और एक्यूज व्यक्ति को उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा, और तब ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो उन कानूनों को भी लिखेगा और अगर उसको अंदर रखना है, अगर डिटेन रखना है तो वो जैसे उसको ठीक लगे तो वो रखेगा, और जो भी कुल मिलाकर उसको डिटेन रखा जाएगा वो 7 दिन से अधिक नहीं होगा, और ऐसा जो अथॉरिटी उसकी अवधि समाप्ति पर जमानत पर भी छोड़ दिया जाएगा और ख़त्म हो जाएगी डिटेंशन का पीरियड तो उसको छोड़ दिया जाएगा। बट उस दशा में जिसमें अब मतलब कि एक्यूज व्यक्ति के आगे और डिटेन के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम था,
मतलब कि जो कॉम्पिटेंट था कि भाई उसको आगे और डिटेन रखना है तो उसको आगे के लिए और डिटेन रखा जाएगा। वहाँ पर के लिए दौरान उस तो उसको आगे के लिए भी डिटेन रखा जाएगा। और जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से जो भी उसको डिटेन रखा गया था उस हिसाब से भी माना जाए कि उसी ने रखा, अगर वो कॉम्पिटेंट जो उस मैटर में कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है वो बोल देता है तो। उसके बाद है प्रोविज़ो डेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अफोरसेड the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the records of the case together with a copy or the entries in the diary relating to the case। मीन्स प्रोविज़ो बात करता है कि वो जो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है जिस टाइम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था उस मैटर में, तो वो उस मामले को और डायरी वगैरह को जो भी पास के हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 बात करता है कि सेक्शन में जो भी मजिस्ट्रेट हैं, ए मजिस्ट्रेट ऑथोराइज अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड इन रीजन राइटिंग। मतलब कि कोई भी मजिस्ट्रेट ऑथोराइज करता है अंडर दिस सेक्शन में डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, मतलब कि डिटेंशन के लिए कि कस्टडी में रखी पुलिस हुआ तो वो जो उसका रीज़न है वो रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद बात करें सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बात करता है एनी मजिस्ट्रेट अदर दैन अ CGM मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद रीज़न फॉर मेकिंग टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मीन्स अगर कोई भी मजिस्ट्रेट CGM को छोड़कर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़कर, अगर कोई भी मजिस्ट्रेट है ना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़कर कोई ऑर्डर फॉरवर्ड करता है कोई कॉपी तो उसको रीज़न लिखेगा और वो रीज़न ना वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजेगा। उसके बाद है सबसेक्शन 5। इफ़ एनी केस ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट एज सम्मन केस। अगर कोई भी ट्रायल किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो सम्मन केस रिलेटेड मामला, द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंक्लूडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो जो इन्वेस्टिगेशन वो 6 मंथ्स तक कंक्लूड नहीं की गई है, ख़त्म नहीं है, तो विच द एक्यूज वर अरेस्टेड, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। द पीरियड द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन satisfying the magistrate that for special reason and the interest of justice the continuance of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। मीन्स किसी समन मैटर में मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन है जो एक्यूज से रिलेटेड गिरफ्तार करने की तारीख से 6 मंथ की अंदर कंप्लीट ही नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट ऑफेंस में आगे और इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए भी ऑर्डर करेगा जब तक कि इन्वेस्टिगेशन करने वाला अथॉरिटी है मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता कि कोई स्पेशल रीज़न थे या न्याय के हित में मतलब कि न्याय में के हित में मतलब जस्टिस के लिए 6 मंथ के अभी को आगे तब तक वो उसको रोक देगा जब तक कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना ऑफिसर वो ये कहता है कि नहीं बहुत ज़रूरी है इसको रखना अंदर इन्वेस्टिगेशन को, तब तक ही मतलब इन्वेस्टिगेशन को चलाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई स्पेशल कारण नहीं मिलते तब तक मजिस्ट्रेट उसको रोक के रखेगा। उसके बाद है सबसेक्शन 6। वेयर एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5 सेशन जज मे इफ ही सेटिस्फाइड ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम or otherwise that further investigation into the offence ought to be made, vacate the order made under subsection 5 and direct further investigation to be made into the offence subject to such direction with regard to bail and other matters any specified। means सबसेक्शन 6 बाई करता जहाँ पे जो सबसेक्शन 6 मतलब कि सबसेक्शन 5 से रिलेटेड किसी भी ऑफेंस के आगे और इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कोई ऑर्डर दिया गया है ना कि ऑर्डर दिया है भाई इन्वेस्टिगेशन रोक दो, वहाँ पे सेशन जज का उसे आवेदन दिए जाने पर ही अन्यथा समाधान हो जाता है कि ऑफेंस का आगे और इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए तो वे सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग
आदेश को रद्द कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? सबसेशन जज। और ये बोल सकता है कि जमानत, बेल और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए निर्देश करे कि अपराध को किया जाए, मतलब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। सबसेक्शन सिर्फ इतनी बात करता है। उसके बाद है सेक्शन 168। जो सेक्शन 168 है, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। वैन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, अब जब कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है ना, हैज़ मेड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करता है इस चैप्टर के अंडर, ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो वो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा ना, उनको वो रिपोर्ट भेजेगा। उसके बाद है 169, रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट, मतलब जब साक्ष्य एविडेंस कंप्लीट नहीं है तब हम एक्यूज को छोड़ देते हैं। इसको क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। 169 में क्लोजर रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर it appears to the officer in charge of police station that forwarding of accused to a magistrate, such officer shall, if such person is custody, release him or executing a bond with or without sureties, or such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of an offence or police report and to try the accused to commit him trial। Means कि पुलिस ऑफिसर को भी लगता है कोई सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं है हमारे पास, और या फिर वो रिलीज़ हो जाता है बेल बॉन्ड पे विद और विदाउट श्योरिटीज़ के, तो उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद है 170, केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट एविडेंस इज सफिशिएंट। अगर एविडेंस सफिशिएंट है तब क्या होगा? 170 ये बताता है। इफ़ अ फोन एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है इस चैप्टर के अंडर, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन के, दैट देयर इज़ अ सफिशिएंट एविडेंस और सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड एज सेट, सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द एक्यूज अंडर कस्टडी टू अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जो पुलिस स्टेशन के, उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है तो वो रीजनेबल ग्राउंड के साथ फिर सच जो वो फॉरवर्ड कर देंगे कि उसको अंडर कस्टडी मजिस्ट्रेट के, जो एम्पावर्ड है कॉन्जिनेंस लेने के लिए ऑफेंस का अपॉन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, एंड ट्राई द एक्यूज्ड ऑफ कमिट हिम फॉर ट्रायल, उसको ट्रायल करेंगे, कमिट कर देंगे या तो ट्रायल करेंगे। और इफ़ द ऑफेंस इज बेलेबल, अगर ऑफेंस बेलेबल है, एंड द एक्यूज्ड इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, और एक्यूज्ड एबल है सिक्योरिटी देने के लिए, शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम फॉर हिज अपीयरेंस before such magistrate on day fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed। मतलब कि अगर कि वो सिक्योरिटी देने के लिए है तो उससे सिक्योरिटी ले लेंगे, और अपीयरेंस बिफोर सच, अगर उसको डे फिक्स्ड किया जाएगा भाई जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उसी दिन आप आएंगे। उसके बाद सबसेक्शन 2, वैन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड एन एक्यूज्ड पर्सन टू ए मजिस्ट्रेट और टेक सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट। जब जो भी पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इन चार्ज जो पुलिस स्टेशन का, इस सेक्शन के अंडर मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष के प्रेजेंस होने के लिए सिक्योरिटी लेता है, तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक भेजेगा। मतलब कि कोई और भी चीज़ें उसके साथ तो वो भी भेजी जाएगी, कोई विपन वगैरह है, कुछ इस टाइप से चीज़ें हैं तो वो भी भेजी जाएंगी। उसके बाद सबसेक्शन 3, इफ़ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन मेंशन द बॉन्ड, अगर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो मेंशन है बॉन्ड में, सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच सच मजिस्ट्रेट मे रेफर द केस फॉर इंक्वायरी फॉर ट्रायल प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस फॉर सच रेफरेंस गिवन टू सच कंप्लेंट और विटनेस। मीन्स कि कोई भी यदि बॉन्ड्स में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट मेंशन है तो उस कोर्ट के अंतर्गत कोई भी कोर्ट भी समझा जाए जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण निर्देश करता है, परंतु वह तब निर्देश की उचित सूचना और उस परिवादी या व्यक्तियों को दे दी गई हो। उसके बाद है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बताता है द ऑफिसर
इन whose presence the bond is executed, वे अधिकारी जिसकी उपस्थिति प्रेजेंस में बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा शैल डिलीवर ए कॉपी देयर ऑफ टू वन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूट इट एंड शैल देन सेंड टू द मजिस्ट्रेट एंड ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट। वे अधिकारी जिसकी उपस्थिति में बंदरबंद निष्पादित किया गया है और उस बॉन्ड की एक प्रतिलिपि उन व्यक्तियों में से एक को प्रेषित करेगा जो उसे निष्पादित करता है और तब जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी बॉन्ड से रिलेटेड कॉपी वगैरह वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 171 कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट। मतलब परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा ना किया जाना और उनका अनुरोध ना किया जाना में नो कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन हिज वे और एनी कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर और शैल बी सब्जेक्ट टू अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। मतलब उनको अननेसेसरी ना रोका जाए कंप्लेनेंट को और विटनेस को, उनको जाने में मजबूर ना किया जाए फॉर इनकन्वीनियंस और रिक्वायर्ड टू गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस अदर देन हिज बॉन्ड provided that if any complainant or witness refuse to attend or to execute a bond। और अगर कोई भी कंप्लेनेंट और विटनेस रिफ्यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए बॉन्ड तो सेक्शन 170 के अकॉर्डिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड हिम इन कस्टडी टू द मजिस्ट्रेट। तो ऑफिसर चार्ज है जो पुलिस स्टेशन के जिनको मजिस्ट्रेट के सामने who may detain him in custody until he executes such bond or until the hearing of the case is completed। तो उनको तब तक डिटेन कर सकते हैं जब तक वो बॉन्ड ना एग्जीक्यूट कर दो, जब तक हेयरिंग केस की कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 172। जो सेक्शन 172 है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन, इसको केस डायरी के नाम से भी जाना जाता है और इसको पुलिस डायरी भी कहते हैं। Every police officer making an investigation under this chapter shall day by day enter his proceeding। कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है ना वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस चैप्टर के दौरान जो भी डे बाय डे एंटर इस प्रोसीडिंग, अभी प्रोसीडिंग हो रही इन द इन्वेस्टिगेशन की इन ए डायरी सेटिंग फॉर द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रीच्ड हिम, द टाइम एट विच द बिगेन एंड क्लोज हिज इन्वेस्टिगेशन, द प्लेस और प्लेस विजिट बाय हिम एंड द स्टेटमेंट और सर्कमस्टांसिस असर्टेन टू हिज इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है इस चैप्टर के अंतर्गत कोई भी मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी उन्होंने अपनी डायरी में उस दिन का डे बाय डे का डायरी में लिखा है जिसमें वह टाइम उसमें मिली है उनको, जिस टाइम में वो सूचना मिली है जिस केस के बारे में लिखा है, वह टाइम जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जब ख़त्म किया, वह प्लेस जहाँ पे वो गए और जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उनका सब चीज़ का ब्यौरा होगा, मतलब विवरण होगा पूरा कि उन्होंने सारी बात बताएंगे। उसके बाद 1A द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस recorded during the course of investigation under section 161 shall be inserted in the case diary। मतलब 1A बताता है कि सेक्शन 161 के इन जो भी इन्वेस्टिगेशन है ना उसमें अभिलिखित किया गया कि जो विटनेस के कथन केस डायरी में स्थापित किए जा सकते हैं, केस डायरी में लिखे जा सकते हैं विटनेस के कथन, वो भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। 1B बात करता था डायरी रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली प्रेगनेटेड, मतलब कि संख्या की भी हो सकती है। और सबसेक्शन 2 बात करता है एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर पुलिस डायरी फॉर ए केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। मतलब कोई भी क्रिमिनल कोर्ट ऐसे कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन किया इंक्वायरी के अधीन किसी मैटर में पुलिस डायरियों को मंगा सकता है कि भी बोल सकते हैं कि मेरे को पुलिस डायरी में चेक करना कोई भी क्रिमिनल कोर्ट, और ऐसी डायरियों के में एविडेंस के रूप में तो नहीं पर लेकिन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ले सकते हैं। मतलब इंक्वायरी और ट्रायल में अपने यूज़ में ले सकती है कोर्ट, मतलब कोई भी कोर्ट जो पुलिस डायरी मंगवा सकती है अपने यूज़ में
इंक्वायरी और ट्रायल के लिए वो एविडेंस के रूप में तो यूज़ नहीं कर सकती है। उसके बाद सबसेक्शन 3, नाइदर द अक्यूज नोर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज। मतलब ना तो एक्यूज और ना ही उसका कोई भी एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू, वो तो एंटाइटल है ही नहीं केस डायरी के लिए, ना एक्यूज ना उसका एजेंट, और नोर शैल ही दे बी एंटाइटल्ड सी मेयरली बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट, or if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the court uses them for the purpose of contradicting such officer, the provisions of section 161 to 145 as the case may be the Indian Evidence Act 1872 shall apply। मतलब ना तो कोई एक्यूज और ना ही कोई उसका एजेंट ऐसी डायरी को मांगने के लिए हकदार है, तो है ही नहीं एंटाइटल। उसके बाद ना वे केवल इस कारण उन्हें देखने के लिए हकदार होंगे कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई हैं, कि भाई जब कोर्ट देख रहा तब देखने के लिए कि भाई लोग कोर्ट देख रहा बस। बट यदि वे उस पुलिस ऑफिसर द्वारा जिसने उन्हें लिखा अपनी स्मृति को राजा ताज के उपयोग में लाई जाती हैं, मतलब कि जिसने उस डायरी को लिखा है उसको अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करने उसके लिए ट्रायल में लाई जाती है, यदि कोर्ट उसे अपनी पुलिस कार्य की बातों को खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, कि पुलिस अधिकारी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट है बातें लाता है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 160 में 145 के उपबंध लागू होते हैं। और रिफ्रेशिंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट आप इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 159 में भी देख सकते हो। आई होप आपको 166 से लेके 172 तक के सेक्शन अच्छे से कवर हुए होंगे। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।